नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं एनालिसिस करना चाहूंगा सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की। एक ऐसा देश जिसको हमेशा टॉप पर देखा जाता है जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जर्मनी की एनालिसिस वाला वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ सिंगापुर के सिस्टम को इंडिया के सिस्टम से कंपेयर करूंगा बल्कि जर्मनी के सिस्टम से भी कंपेयर करूंगा। आइए देखते हैं। जितना पैसा सिंगापुर की सरकार अलग अलग चीजों में स्पेंड करती है उसका 20%, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 20% पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में स्पेंड किया जाता है। और इसका डायरेक्ट असर दिखता है कई चीजों में। एक तो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह के स्कूल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज मौजूद है वहां पर। एक है स्टूडेंट टीचर रेशियो। इंडिया में स्टूडेंट टीचर रेशियो होती है अराउंड 25 से 30 के बीच में, यानी हर 25-30 बच्चों के लिए एक टीचर मौजूद होती है। कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में ये 60 क्रॉस कर जाती है। सिंगापुर में यही रेशियो है 10 से 15 के बीच में। इसका असर दोस्तों स्टूडेंट्स की खुद की कैपेबिलिटीज पर भी दिखता है, जैसे कि पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट रैंकिंग्स। पीसा टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट है जो दुनिया भर के अलग अलग देशों के स्टूडेंट से करवाया जाता है, और ये उनको जज करता है मैथ्स, साइंस और रीडिंग जैसे सब्जेक्ट्स में कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। और बाद में रैंकिंग्स निकाली जाती हैं कि किस कंट्री के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में सबसे बेहतर हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल है। तो पीसा टेस्ट की रैंकिंग्स में दोस्तों सिंगापुर ऑलमोस्ट हर साल टॉप पर ही दिखाई देता है, नंबर 1 या नंबर 2 रैंक पे दिखाई पड़ता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आखिरी बार ये टेस्ट 2009 में लिया था, और 2009 में इंडिया की रैंक थी सेकंड लास्ट आउट ऑफ 73 कंट्रीज, जिससे पता लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं साइंस और मैथ्स में। लेकिन इस टेस्ट में काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और उसके बाद इंडिया ने 2012-15 में कभी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बाद में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी सिंगापुर एजुकेशन इंडियन एजुकेशन से कुछ मायनों में काफी सिमिलर है। My father says I have to be a dentist or a doctor because he says within a month I can get more than $1,000. My father usually tells me that I have to work harder in my exam or else I will become those garbage truck person who drive the garbage truck and those cleaners on street. ये डायलॉग काफी सुना सुना सा लग रहा है ना। आपने अपने घर में ही सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या बड़े होकर स्वीपर बनोगे। तो सिंगापुर का एजुकेशन के अराउंड जो कल्चर है वो काफी सिमिलर है इंडियन कल्चर से। वहां पर भी पेरेंट्स से बहुत प्रेशर आता है। ट्यूशन एक बहुत कॉमन चीज है। एक न्यूज़पेपर ने पोल किया था, ओपिनियन पोल 2008 में, जिसने पता लगाया था कि सिंगापुर में पढ़ने वाले 97% स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरीके का ट्यूशन अटेंड करते हैं। साथ ही साथ स्कूल की तरफ से बहुत ज्यादा होमवर्क देना भी बड़ी कॉमन चीज है। अनलाइक मेनी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फिनलैंड, इन कंट्रीज में ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाता, इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को, और मार्क्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सिंगापुर में, बिल्कुल इंडिया की तरह ही। एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सिंगापुर में कंपल्सरी एजुकेशन है। हर सिंगापुरियन सिटीजन जो 1 जनवरी 1996 के बाद पैदा हुआ है उसे कंपल्सरी स्कूल अटेंड करना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो उसके पेरेंट्स के लिए ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। अगर हम एक्चुअल सिस्टम की बात करें तो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक प्राइमरी स्कूल है। क्लास 6 के एंड में स्टूडेंट्स को एक प्राइमरी स्कूल लीविंग एग्जाम लिखना पड़ता है, यानी PSLE। इस एग्जाम के रिजल्ट्स के बेसिस पर क्लास 7 से स्टूडेंट्स को 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सप्रेस स्ट्रीम, नॉर्मल एकेडमिक स्ट्रीम, नॉर्मल टेक्निकल स्ट्रीम। एक्सप्रेस स्ट्रीम दोस्तों सबसे हाई लेवल की स्ट्रीम है। जो स्टूडेंट्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस PSLE एग्जाम में उनको एक्सप्रेस स्ट्रीम मिल जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स को नॉर्मल एकेडमिक, और बाकी बेकार परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल टेक्निकल। अगर आपको याद हो तो ये काफी सिमिलर है जर्मन एजुकेशन सिस्टम से। 4th क्लास के बाद जर्मनी में स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी जाती है वो 3 स्कूलों में जा सकते हैं। एक होता है रियाल शूले, एक होता है गिम्नाजियम, एक होता है हॉप्स शूले। तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखकर उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि हम 3 में से एक स्कूल को चुनो। जर्मनी की ही तरह अगर किसी नॉर्मल स्ट्रीम के स्टूडेंट के अच्छे ग्रेड्स आते हैं सेकेंडरी स्कूल के दौरान तो वो अपग्रेड कर सकते हैं एक्सप्रेस स्ट्रीम में। एक्सप्रेस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स 10th क्लास के एंड में एक O लेवल एग्जाम लिखते हैं, जिसके बाद जो 11th-12th में जब जाते हैं तो उसे जूनियर कॉलेज कहते हैं, और बाद में वो यूनिवर्सिटी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकते। वो 10th क्लास के एंड में एक N लेवल एग्जाम लिखते हैं, और N लेवल एग्जाम लिखने के बाद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यूनिवर्सिटी अटेंड करना। उसके बाद वो एक पॉलीटेक्निक या आर्ट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जा सकते हैं, जो कि बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल एजुकेशन है। आपके मन में शायद सवाल आएगा कि क्यों इस सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम में और जर्मन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 6 में ही स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड कर देते हैं, क्या पर्पस बना इस चीज का। सिंगापुर ने दोस्तों ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1980s में। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत हाई ड्रॉप आउट रेट्स हो रहे थे स्कूल में, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जा रहे थे स्कूल से क्योंकि उनको एजुकेशन बहुत मुश्किल लग रही थी, वो कीप अप नहीं कर पा रहे थे स्टडीज से।
उसके बाद सरकार ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में तो आप एक्सप्रेस स्ट्रीम ले लो, तो आपके लिए पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट रहेगी, उतनी चैलेंजिंग रहेगी। अगर आप इतने अच्छे नहीं हो पढ़ने में तो आप नीचे वाली नॉर्मल स्ट्रीम ले सकते हो और आपके लेवल की पढ़ाई कराई जाएगी वहां पर। बेसिक रीजन यही है कि हर स्टूडेंट की पढ़ाई करने में अलग स्पीड होती है, अलग अलग नीड्स होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस नए सिस्टम के इंट्रोड्यूस करने से नई टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। I don't really hang out with people that are from Express in my school because most of the people in my Express streams, they look down on us. They think that we are quite stupid. Yeah. So they seldom talk to us as well. For my school, like the Express, like tend to see themselves like very good characteristic like that in the school. So they tend to see us like we are nothing. They behave badly to you? No, just ignore us. Is it just because they are in Express and you're NT, or is it something else, or what? Maybe they don't like us. अगर आप स्टूडेंट्स को पहले से ही डिवाइड कर दोगे इतनी यंग एज से अलग अलग स्ट्रीम्स में, तो उनके माइंडसेट पर इससे फर्क पड़ता है। जो स्टूडेंट्स नॉर्मल लेवल के हैं उन्हें लगता होगा कि ये एक्सप्रेस लेवल के स्टूडेंट्स, हम इनके बराबर कभी पहुंच ही नहीं सकते, ये अपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम इतने अच्छे नहीं है पढ़ने में, अपने आप को वो एक तरह से निचले लेवल के देखते होंगे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम में आई इन स्ट्रीमिंग्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद। You are from normal academic, you are stupid. She said that when I just entered Sec 1. And slowly I start to become very quiet in school. I don't really like to talk. यही रीजन है कि सिंगापुर की सरकार ने फैसला लिया कि 2024 से ये पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा। स्ट्रीमिंग का सिस्टम पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह ये लाएंगे सब्जेक्ट बेस्ड बैंडिंग, यानी स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासरूम्स में सेग्रीगेट करने की जगह, नॉर्मल एक्सप्रेस के टैग देने की जगह, ये स्टूडेंट्स को खुद से ऑप्शन देंगे कि जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसमें आप हायर लेवल चूज कर लो, जिस सब्जेक्ट में आप इतने अच्छे नहीं हो उसमें लोअर लेवल चूज कर लो। इससे सेम साथ में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको अब नॉर्मल एक्सप्रेस नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा G1, G2, G3। G3 कैटेगरी एक सब्जेक्ट में अगर आप लोगे तो वो हाईएस्ट लेवल होगा, G1 लोएस्ट लेवल होगा उस कैटेगरी में। इससे क्या होगा कि अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में ज्यादा अच्छा है तो वो मैथ्स में हायर लेवल ले सकता है, अगर दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है तो वो इंग्लिश में हायर लेवल ले सकता है, लेकिन ये दो स्टूडेंट्स साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में साथ में पढ़ सकते हैं। तो इससे डिविजन्स कम हो जाएंगे और ये स्टूडेंट्स के माइंडसेट को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि सिंगापुर में टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर रखा है, यानी जो स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स हैं वो अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा बनाई जा सकती हैं, सोल्ड करी जा सकती हैं और दुनिया भर के अलग अलग बुक्स सिंगापुर के स्कूल्स में यूज करी जा सकती हैं। इससे स्टूडेंट्स के पास एक तरह से फ्रीडम है अपनी किताबें चुनने का और अलग अलग राय देखने का अलग अलग किताबों से। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इंडिया से, जहां पर सरकार प्लान कर रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, कि सीबीएसई के स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स को कंपलसरी बना दिया जाए कि बाकी और किताबों को यूज ही नहीं किया जा सके। मेरी राय में एक बहुत ही बेकार डिसीजन है सरकार का, अगर सरकार एक्चुअली में ऐसा करती है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है और बाहर की इंटरनेशनल बुक्स जो नॉलेज लेवल लाती हैं, जिस तरह का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाती हैं, वो इंडियन स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको। जो एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है सिर्फ उसी तक ही नॉलेज लिमिटेड रह जाएगी। इनफैक्ट गुजरात और ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को इस्तेमाल करें। एक और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सिंगापुर के सिस्टम के बारे में यह है कि 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद हर सिंगापुरियन मेल सिटीजन को, जब वो 18 साल के हो जाते हैं, तो कम से कम 2 साल के लिए कंपलसरी मिलिट्री ड्यूटी करनी पड़ती है। इसे सिंगापुर में कहते हैं नेशनल सर्विस, यानी सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स या सिंगापुर पुलिस फोर्स में कम से कम 2 साल ड्यूटी करो। वहां पर लोग मानते हैं कि इससे डिसिप्लिन बढ़ता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है सिंगापुर की, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है, अगर कभी भी कोई लड़ाई की सिचुएशन आ जाएगी तो सिटीजन्स को भी खड़ा होना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इसलिए यहां पर कंपलसरी किया गया है। लेकिन इससे डिसएडवांटेज ये होता है कि 2 साल मिलिट्री ड्यूटी सर्व करने से यूनिवर्सिटी जाने में 2 साल बढ़ जाते हैं, तो इंटरनेशनली बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में सिंगापुर के स्टूडेंट्स 2 साल पीछे रहते हैं पढ़ाई के मामले में, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के मामले में। लेकिन इसके बावजूद भी 2013 की एक स्टडी ने बताया था कि 98% लोग सिंगापुर में इस नेशनल सर्विस के फेवर में है, इसे खुल के सपोर्ट करते हैं। ये इकलौती कंट्री नहीं है वैसे जहां पर ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है, ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी होता है। और स्विट्जरलैंड में भी जब सर्वे किया गया था, लोगों से पूछा गया था, रेफरेंडम कराया गया था कि कितने लोग ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस चाहते हैं, तो वहां पर भी 73% लोगों ने सपोर्ट किया था कि हम कंपलसरी मिलिट्री सर्विस कराना चाहते हैं हर सिटीजन के लिए। लेकिन ऑब्वियसली एग्जेम्पशन जरूर होती हैं, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए नहीं होता है।
बाकी डाउनसाइड्स ये हैं सिंगापुर के सिस्टम की कि यहां पर भी रट्टा मारने पे बहुत फोकस किया जाता है, सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और ट्यूशंस का मैंने आपको बताया था कि कितने कॉमन है यहां पर। इंडिया की तरह सिंगापुर में भी वोकेशनल ट्रेनिंग के अराउंड एक नेगेटिव परसेप्शन थी एक टाइम पर। ये टाइम था 1960s में, जब ये इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर जैसी जॉब्स को निचले लेवल पर देखा जाता था कि जो लोग ये जॉब्स करते हैं वो एक लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दशक लगे इसको चेंज होने में और आज के टाइम पे उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इतनी जॉब्स को। इनफैक्ट 65% स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के बाद ग्रेजुएट करते हैं वो कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करते सिंगापुर में, वो वोकेशनल किसी ना किसी टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। मेरी राय में इंडिया में भी ये चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इतनी जॉब्स नहीं है सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जॉब्स की वैरायटी बढ़ाई जाए, हर टाइप की जॉब को उतनी ही अप्रिशिएशन दी जाए, सेम स्टैंडर्ड पर देखा जाए, ताकि लोग एक नेगेटिव परसेप्शन ना बना रहे कुछ जॉब्स के लिए। कुल मिला के बात यह है कि सिंगापुर लगातार अपनी गलतियों से सीखता रहा है, उनमें सुधार करता रहा है और कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम को बदलता रहा है। अपने बजट का एक बहुत बड़ा शेयर एजुकेशन को देता है, जिसकी वजह से एक अच्छी स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त रहता है और स्टूडेंट्स को फ्रीडम है अपनी किताबें चुनने का। नेशनल सर्विस और वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज हैं। तो ये थी दोस्तों सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की एक छोटी सी समरी। आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि नेक्स्ट किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की आप एनालिसिस देखना चाहेंगे वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज में आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।